ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बातचीत कर रहे हैं हम। कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी है और कई उम्मीदवार ऐसे जबरदस्त उम्मीदवार हैं जिन्हें मुख्य चेहरों के सामने उतारा गया है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले रितु या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी अब हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के वो कौन से ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भी उम्मीदवारों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक के बाद एक नाम भी आपको बता देते हैं। गोविंद सिंह को लाहार से चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। अगर हम बात करें गोविंद सिंह के अलावा बड़े चेहरे की, जो कि अभी गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है, तो उनके अलावा आप देखेंगे कि जय सिंह अग्रवाल को कोरबा से छत्तीसगढ़ में उतारा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवारों की, तो टीएस सिंहदेव को भी अंबिकापुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भूपेश बघेल को पाटन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमरजीत भगत को सीतापुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये हम बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो घड़ी आ चुकी है, ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव में, और चुनावों से पहले इंतजार जो है कांग्रेस की लिस्ट का किया जा रहा था। हालांकि देखिए, बीजेपी ने पहले ही लिस्ट जारी कर दी, कई सारी बातें कही गई। कांग्रेस की लिस्ट अब जारी हुई है। अब इसको लेकर भी हम सियासत देखेंगे, बयानबाजी देखेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में हम आप को लगातार एक तरफ चेहरे दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप टेलीविजन स्क्रीन के दोनों ही तरफ देख सकते हैं चेहरे। हमारे साथ खास मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। सुशील हमारे साथ है, अजय हमारे साथ है, आनंद जी हमारे साथ है और नेहा जी भी हमारे साथ है। नेहा जी जो कि बीजेपी का पक्ष रख रही है और आनंद जी जो कि कांग्रेस की तरफ से लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये था आनंद जी कि इस बार स्ट्रैटेजी क्या समझी जाए कांग्रेस की लिस्ट को लेकर, आज स्ट्रैटेजी बता दीजिए। देखिए, ये सूची जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता के मन की सूची है और इसमें हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे वो माताएं बहनें हो, युवा हो, पिछड़ा वर्ग के हमारे साथी हो, दलित समाज के हो, आदिवासी वर्ग हो, सबका हमने ध्यान रखा है। और जिसने जमीन पर मेहनत की है उन सारे लोगों को हमने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में इस जो पहली सूची है इसके साथ ही कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। जी जी, मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। देखिए, मैं देख रही थी, लिस्ट देख रही थी आनंद जी, हर चीज पे फोकस, हर वर्ग पे फोकस, महिलाएं क्या, ओबीसी क्या, एससी एसटी क्या, मुस्लिम समाज क्या, हर जगह पे फोकस। एकदम से इतना ज्यादा सोचने कैसे लग गई कांग्रेस इस बार? कांग्रेस हमेशा से सोचती रही है, आश्वस्त इस बार एकदम से कि नहीं, इस बार तो जीतना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ, मध्य प्रदेश में जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कब 17 नवंबर की तारीख आए और हम कब इस भाजपा की भ्रष्टाचारी सरकार को विदा करके एक विजन वाले मुख्यमंत्री के तौर पर, वचन के पक्के कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करें और निश्चिंत हो जाए कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो जाए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार आ जाए, मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज मुक्ति मिल जाए, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाए, मध्य प्रदेश में जनता को सस्ती बिजली मिल जाए, मध्य प्रदेश में नौनिहालों को पहली से 12वीं तक वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति मिल जाए। ये सब चीजें जो है मध्य प्रदेश की जनता आज चाहती है। और महाकाल लोक में जिन्होंने सनातन को कलंकित करते हुए घोटाला किया, ऐसी भाजपा की सरकार को, ऐसे दुष्टों को सबक मिल जाए। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद इन सब मुद्दों पर कांग्रेस को मिले। आपने इतने सारे वादे गिना दिए कि हम ये वादे करते हैं और हम ऐसा करेंगे, भ्रष्टाचार सरकार को हटा देंगे। कब तक करेंगे? क्योंकि आरोप लगते हैं कि 15 महीने मिले थे, 15 महीने में तो कुछ नहीं कर पाए। अगर आ गए सत्ता में तो क्या ये बोलेंगे? आपके इस प्रश्न के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब सुनिएगा, 21 सितंबर 2020 को विधानसभा में लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की जो भाजपा की सरकार है, उसके कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों की 11,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई।
यहां भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई है, उनसे पूछ लीजिएगा कि 100 रुपए में 100 यूनिट का लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को मिला या नहीं मिला। मध्य प्रदेश में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने वाले कमलनाथ जी थे। राम वन गमन पथ की बात करने वाले कमलनाथ जी थे। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा आज यह बात जानता है कि प्रभु श्री राम के पवित्र चरण मध्य प्रदेश की धरा पर पड़े थे और वहां कमलनाथ जी राम वन गमन पथ बनवाने वाले थे। महाकाल लोक जिसमें भाजपा ने घोटाला किया, वो कॉन्सेप्ट कमलनाथ जी की देन थी। आस्था के साथ विकास करने का जो नया मॉडल कमलनाथ जी लाए हैं, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस का मॉडल है और आने वाले समय में नेहा जी साथ खड़ी हैं। ठीक है आनंद जी। नेहा जी, सवाल ये कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे जो रूठों को मनाएंगे। वो रूठे हुए कौन लोग हैं? नहीं, रूठों पर जरूर आएंगे, पर उससे पहले कमलनाथ जी का जो मॉडल है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ये बार बार सोचती है कि जिस प्रकार का पैकेजिंग कमलनाथ जी ने अपने पूरे जीवन में दिखाया, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया कभी भी। वो सोचते हैं कि कमलनाथ जी जब इतने बड़े आदमी हैं, इतने विजनरी हैं, तो 45 साल केंद्र की राजनीति में रहे, मध्य प्रदेश के लिए कुछ क्यों नहीं किया, केवल अपने लिए क्यों करते रहे। कुछ उदाहरण आपकी जनता के लिए सामने रख देती हूं। अल्जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड किसका है? कमलनाथ जी का। नकुल सिक्योरिटीज कमलनाथ जी। बकुल होर्डिंग्स कमलनाथ जी। ईएमसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कमलनाथ जी। इंटरनेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कमलनाथ जी। स्पंज सब्सिडी किसका है? कमलनाथ जी। एयर लिमिटेड किसका है? कमलनाथ जी। सेंचुरी ट्रेडिंग कमलनाथ जी। शाखा प्रॉपर्टीज कमलनाथ जी। और इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं। पर प्रश्न यह है कि जो उद्योगपति कमलनाथ राजनीति में सेवा करने के लिए आए थे, अपने लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक चीज नहीं सोची। इतनी जितनी लंबी लिस्ट मैंने आपको गिनाई है, ये 1% भी नहीं है जितना कमलनाथ जी ने अपने लिए इंडस्ट्री खड़े की अपने परिवार के लिए। और इसमें से एक भी मध्य प्रदेश में नहीं है, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं खोली। सबसे बड़ी बात कि इतना साम्राज्य अपना खड़ा किया। तो राजनीति में आंकड़ों का खेल बहुत बड़ा है आनंद जी, वरना तो फिर कांग्रेस ही बाजी मारती। क्या कहेंगे? दूसरी चीज मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिएगा, क्योंकि आनंद जी को आपने पर्याप्त समय दिया था। 136 सीटें मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए एक मिनट। प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है। हाँ, आप अगर मेरा समय भी आनंद लेना जी, चाहते आनंद जी लौटेंगे आपके पास। पूछा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन गोविंद सिंह जी को आज टिकट मिला है, यही अपनी सरकार में कमलनाथ जी पर आरोप लगा के कह रहे थे कि इतने ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, अपने जीवन में नहीं देखा, इतनी आयु मेरी हो गई है, और ट्रांसफर उद्योग कमलनाथ की सरकार चला रही है। उमंग सिंघार बता रहे थे कि रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया जो है वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के संरक्षण में पल रहा है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पूर्व में बताया कि किस तरीके से 10,000 का इनामी जो है कांग्रेस पार्टी का, वो भी प्रत्याशी बन के आज घोषित हुआ है। जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है वो हेमंत कटारे भी इसमें प्रत्याशी है। जिसने महिला के साथ ट्रेन में छेड़खानी की है वो भी प्रत्याशी है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। देखिए आरोप है अपनी ही भाभी पर, दो बार इसी बातों का जिक्र नेहा जी के द्वारा किया गया है। क्या कहेंगे? गंभीर आरोप। भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार नाकारा है। गृह मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो नाकारा हैं। ये भाजपा प्रवक्ता स्वीकार कर रही हैं कि ऐसे ऐसे आरोप, आप माफियागिरी का आरोप लगा रहे। 18-19 साल से भाजपा की सरकार, सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला हूं, बीच में नहीं बोला हूं, आप बीच में मत बोलिए। भाजपा की प्रवक्ता ये स्वीकार कर रही है कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। जहां पर जिस तरह के संगीन आरोप ये बता रही हैं, उन पर कार्रवाई क्या हुई, क्या किया इन्होंने, किस तरह की बातें करती हैं आज। भाजपा के ज्यादातर सांसद जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल हैं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की पहलवान बेटियों को अपमानित किया और बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी, तब नेहा जी का एक बयान ब्रजभूषण के खिलाफ हो। आपके पास हमारे साथ सुशील। मध्य प्रदेश में सुशील, जिन मुद्दों को राजनीतिक दल गिनाते हैं, जनता के बीच वो मुद्दे कितने ज्यादा समझ में आते हैं? आप लोग जब ग्राउंड जीरो पर गए, जनता का क्या कहना था? सुशील।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं राजनेता गिनाते हैं, उनमें कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो जनता को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर देखें तो महंगाई का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जब विपक्ष उछालती है तो लोग इस मुद्दे से प्रभावित होते हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा है, या फिर पिछले साल के अंदर जो भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, घोटाले हुए हैं, ये जरूर मुद्दे हैं जो युवाओं को, लोगों को प्रभावित करते हैं। अन्यथा अगर ग्वालियर चंबल की राजनीति को अगर देखा जाए तो यहाँ राजनीति ज़्यादातर जातिगत आधार पर ही होती है। टिकटों का वितरण भी देखें तो इसी आधार पर नज़र आता है। ग्वालियर में हाल ही में अगर देखें तो सबसे बड़े अगर मुद्दे अगर कहें तो वो बेरोजगारी, महंगाई, इसके अलावा जातिगत आधार, ये तीन ही मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। रोजगार और महंगाई, ये सारी चीजें प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन आनंद जी, मैं उन सीटों पर भी आपसे बात करना चाहती हूं जिन पर बीजेपी ने अपने मंत्रियों को उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी उन सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। इसके पीछे का सस्पेंस? हमारे सभी नेताओं के बीच हमारे सर्वे में, क्योंकि एआईसीसी का एक अलग सर्वे था, मध्य प्रदेश कांग्रेस का आदरणीय कमलनाथ जी का अलग सर्वे था, तो जिन सीटों पर सहमति बन गई उन उम्मीदवारों को हमने जनता के बीच प्रस्तुत कर दिया है। तो प्रश्न ये नहीं है। दूसरा ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट दिया है। भाजपा की प्रवक्ता बता दे, क्या वो महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पर दिया है क्या? ये केवल ध्यान भटकाने की राजनीति है। मध्य प्रदेश में एक नाकारा सरकार है, एक भ्रष्टाचारी सरकार है, और इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। चाहे महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ है उसको देख लीजिए, जहां सप्तर्षियों की खंडित प्रतिमा चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर कह रही है कि यहां पर कमीशन खोरी हुई है। और मध्य प्रदेश में ठेकेदारों ने इस बात को, कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात को लेटर लिख लिख कर कहा, प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन खोरों की सरकार है। तो भाजपा का केवल एक ही कहना है, कमीशन सबसे पहले लेना है। यह भाजपा का चरित्र है, और इस चरित्र से मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत इस बार जनता आशीर्वाद के रूप में देने वाली है। ठीक ठीक आनंद जी, ठीक। एक लास्ट रिएक्शन नेहा जी का ले लेते हैं। नेहा जी, देखिए, मैदान में भले दिग्गजों को उतारने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वहीं हम देख रहे हैं आप लोगों की तरफ से भी दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, मंत्रियों को उतारा गया है, पर इसे चुनौती कांग्रेस नहीं मान रही है। उनका यह कहना है भले दिग्गजों को उतारा है, उनके हिसाब से दिग्गज होंगे, पर जीत का परचम तो हम ही लहराएंगे। क्या लगता है, आप इन कैंडिडेट्स को देख के क्या बीजेपी सोच रही है? कहीं कोई चैलेंज? देखिए, कांग्रेस, केवल जो कांग्रेस की सूची है वो तीन ही चीजों की प्रतीक है। एक, महिला अपराध, मैंने आपको बताया किस प्रकार के प्रत्याशी ये लेकर आए हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार किस चरम पर कांग्रेस की सरकारों में रहता है, चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में। राजीव गांधी जी ने खुद उदाहरण दिए हैं उसके, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो 15 महीने की सरकार रही। और तीसरा, परिवारवाद। और मैंने आपको बताया, चाहे सचिन यादव हो, चाहे विक्रांत भूरिया हो, चाहे जयवर्धन सिंह हो, चाहे लक्ष्मण सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह के भांजे हो, और उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं, एक लंबी फहरिस्त है इस 144 में। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इमरजेंसी का दौर चल रहा है। 144 कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लग चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बीमारू राज्य से सुचारू राज्य बनाया, और सुचारू से स्वर्णिम की यात्रा पर लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने उसमें भी देखा है कि एक बंटाधार का दौर था, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और एक फिर कमलनाथ नहीं, करप्टनाथ का दौर आया, जो 15 मिनट, सरकार जाने के 15 मिनट पहले कमलनाथ जी ने मोबाइल का घोटाला कर दिया। 15 महीने तो जो किया सो किया। सबके अपने दावे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि 3 दिसंबर को जनता किसे चुनेगी। नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी, बहुत शुक्रिया बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। आपका भी, सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अजय हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़े हैं। अजय, वापस से आपके पास आएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं एमपी में कांग्रेस के उम्मीदवार। तो लिस्ट जारी हो चुकी है और अब सियासत भी जोरों पर है। देख रहे हैं आप, बयानबाजी, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। जब सवाल किए जा रहे हैं, बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, साफ तौर से दम भरा जा रहा है जीत का, दावे किए जा रहे हैं, वचन बताए जा रहे हैं। हालांकि ये तो तय होगा 3 दिसंबर को ही कि आखिर कितने दावों में, वादों में दम है। समय लगेगा,
पर हाँ, लिस्ट जो जारी हुई है उसे लेकर सियासत हम खूब देख रहे हैं। दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। हालांकि जैसा सोचा गया था वैसे ही नाम लगभग सामने हैं। देखिए, कांग्रेस में भी कई ज्यादा नाम बदले नहीं गए हैं, वही पुराने नाम हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को भी संबोधित किया। तो वहीं 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद भारत लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। $140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। और इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता बना दिया है। President, we are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means
the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी अपडेट्स के साथ।